50 प्लस हो रहे हों तो इस वीडियो को यहीं छोड़ के आप चले जाइए। जिसके जिसके 50 प्लस हो रहे हों वो वीडियो यहीं छोड़ दें, उनके लिए वीडियो नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग। रीजनिंग क्या है, रीजनिंग से कितने सवाल बनते हैं, रीजनिंग आसान है या कठिन है, रीजनिंग से कितने अटेम्प्ट करना चाहिए, कितने छोड़ना चाहिए जिससे हमारा निगेटिव मार्किंग में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सही हो, कम होने के चांसेस बहुत कम है। आप लोग को भी लगता होगा रीजनिंग तो बहुत आसान है, क्योंकि कमेंट में मैं देखता हूँ तो बहुत लोग कहते हैं कि सर मेरा रीजनिंग तो हो जा रहा है लेकिन बस मैथ का बहुत डर है, जीएस का बहुत डर है, रीजनिंग तो बहुत हो जा रहा है। आप ईमानदारी से बताइए 56 में से कितने आपके रीजनिंग सही हो रहे हैं, 50 प्लस किस किस के सही हो रहे हैं। ईमानदारी से एकदम बताइएगा कि 50 प्लस किसके किसके सही हुए हैं। अगर 50 प्लस सही नहीं हुए तो आप जान लीजिए रीजनिंग में बहुत बेकार हैं। किस तरह से आप कह सकते हैं कि आपके रीजनिंग बहुत अच्छे हैं? अगर आप 90% से भी ऊपर नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे आप मानेंगे कि सही है? आप किसी भी टॉपर का इंटरव्यू देखिए, एसएससी सीजीएल का देखिए, बैंक पीओ का देखिए, इस तरह से किसी का देखेंगे तो आप पाएंगे कि रीजनिंग, जीके तो नहीं, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश पूरे के पूरे क्वेश्चन सही कर देते हैं। आप कभी देखिए तो इंटरव्यू, इंग्लिश और मैथ में तो पूरे के पूरे सही हो जाते हैं, रीजनिंग में 1-2 क्वेश्चन गलत ही हो जाते हैं, लेकिन मैथ और इंग्लिश में पूरे के पूरे क्वेश्चन सही कर देते हैं। तो उन्हें कहा जाता है कि हाँ कॉन्फिडेंस है। वो अगर कहें कि हमारा सही हो जाता है तो सर और हम पूरे के पूरे अटेम्प्ट करते हैं, मेरा कोई क्वेश्चन गलत नहीं होता है तो माना जाएगा। लेकिन आप 40 क्वेश्चन सही कर दे रहे हैं, उसके बाद भी करें रीजनिंग तो मेरा बहुत अच्छा है। 56 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन, तो अगर कोई नया एस्पिरेंट एकदम होगा जिसका पहला एग्जाम होगा वो भी 25-30 तो कर देगा, तो आप कितने आगे हैं उससे? तो ओवर कॉन्फिडेंस हटा दीजिए, हमेशा सीखने का प्रयास करिए। रीजनिंग ऐसा है कि आपको लगेगा आपको आता है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा ना आपको डुबा देगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन रीजनिंग में गलत होते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं यूपी पुलिस में जो आपको कहीं किताब में मिलेंगे ही नहीं। जैसे एक क्वेश्चन आता है, आपको बताएं, क्वेश्चन में कुछ नहीं रहेगा, बस दे देगा 1 2 4 5 3 2 1 8 9 10 4 5 6 8 9 3 2, इस तरह से बहुत लंबी श्रृंखला लिखी रहती है। अब इसमें क्या पूछेगा, ऐसे कितने 2 हैं जिनके पहले 3 है लेकिन बाद में 4 नहीं, ऐसे कितने 2 हैं जिनके पहले 2 है लेकिन बाद में कोई विषम है। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो ये कहाँ किताब में आपको मिलेगा? ये तो केवल लॉजिकल है, दिमाग लगाना है। तो एकदम गंवार लड़का एक क्वेश्चन सही कर देगा, अब बहुत ज़्यादा पढ़े लड़के इसमें दिमाग लगाने लगेंगे, उनका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसलिए कॉन्फिडेंस नहीं करना है, कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। आपको ये पता है कि कई जगह आप पढ़ेंगे कि कॉन्फिडेंस बेस्ट है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस एकदम बेकार। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां आपके गलत होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, और ऐसे क्वेश्चन उन्हीं के गलत होते हैं जो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस रहते हैं कि हमारा रीजनिंग तो हो जाएगा। तो आज हम उसी पे बात करेंगे कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना है, इतना ज़्यादा नहीं दिखाना है कि हो जाएगा। हाँ, अगर आपके 50 प्लस हो रहे हों तो इस वीडियो को यहीं छोड़ के आप चले जाइए। जिसके जिसके 50 प्लस हो रहे हों वो वीडियो यहीं छोड़ दें, उनके लिए वीडियो नहीं है। लेकिन जिनके भी 50 से कम हो रहे हैं उनके लिए वीडियो है, और इसमें हम बात करेंगे कि कौन कौन से प्रमुख चैप्टर हैं जिनसे क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं। आपको भी पता है कि वेन आरेख, कोडिंग डिकोडिंग, श्रृंखला, रक्त संबंध, दिशा दोहरी, सीटिंग अरेंजमेंट, इन सबसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। लेकिन कितने क्वेश्चन आते हैं, किस पे ज़्यादा फोकस करना है, इसी पे हम बात करेंगे। तो दोस्तों अगर बात की जाए वेन आरेख, सबसे पहले हम शुरू करेंगे वेन आरेख से। तो वेन आरेख से हर साल 3 से 4 क्वेश्चन आए हैं। आप देख लीजिएगा, टेलीग्राम पे हम डाल देंगे PDF पिछले सालों का, आप देख लीजिएगा 2010 से लेकर के इधर तक का पूरा। तो वेन आरेख से 4 क्वेश्चन आते हैं। अब वेन आरेख में ऐसे नहीं कि डायरेक्ट आ गए कि कुत्ता, बिल्ली, जानवर, ये नहीं कि इसी तरह, ये तो आराम से ये हो गया जानवर, अब इसी में कुत्ता बिल्ली बना देंगे, कुत्ता भी जानवर बिल्ली भी जानवर, बस हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन तो आते ही हैं। साथ ही साथ क्वेश्चन कहाँ से आते हैं वेन आरेख में, ये बता रहे हैं। जैसे आपको पता है, बना दिया एक वर्ग कहें या आयत कहें, फिर ये बन गया, फिर इस तरह से बन गया। मान लीजिए वृत्त को कह दिया पढ़ने वाले लड़के, इसको कह दिया बिना पढ़ने वाले लड़के, इसको कह दिया खिलाड़ी। तो अब यहाँ 3 है, 4 है, 8 है, 2 है, 1 है। अब इसमें पूछ लेगा कौन कौन से लड़के केवल पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से लड़के केवल वृत्त मतलब खिलाड़ी हैं, कौन कौन से लड़के तो खिलाड़ी भी हैं पढ़ने वाले भी हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, और ये बहुत ही घुमावदार क्वेश्चन होते हैं।
आप इसको अगर ध्यान से नहीं करेंगे तो आपको क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि बहुत ही ईजी नहीं होते हैं। ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है, इसलिए मुझे याद है अच्छी तरह से, ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था, जबकि 49 क्वेश्चन मेरे टोटल रीजनिंग में सही हुए थे, फिर भी एक क्वेश्चन गलत था मेरा। इसीलिए ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं दिखाना है, कॉन्फिडेंस रहना चाहिए लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। तो वेन आरेख में 4 क्वेश्चन बनते हैं, आपको बता दिया गया। एक तो बस आपको दे देगा कुर्सी, मेज, फर्नीचर, इस तरह का क्वेश्चन दे देगा, और दूसरा क्वेश्चन इस टाइप का रहता है, इसमें 3 तरह के अभ्यर्थी रहते हैं, उनका पूरा ब्यौरा रहता है, उसी में से आपको लॉजिकल रीजनिंग टाइप का रहता है, लगाना रहता है। अब बात करें कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग से दोस्तों 9 से 10 क्वेश्चन बनते हैं। अब आप कहेंगे इतने ज़्यादा क्वेश्चन तो कोडिंग डिकोडिंग से नहीं बनने चाहिए, लेकिन कैसे बनते हैं दोस्तों? 9 से 10 क्वेश्चन जो बनते हैं कोडिंग डिकोडिंग में, ये नहीं कि बस आपको दे दिया कि ABC संबंध EFG, फिर ZXY संबंध क्या, ये तो बनते हैं, इस टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं कोडिंग डिकोडिंग में। लेकिन अब इसमें और तरह के भी क्वेश्चन बनते हैं, मतलब आप जान लीजिए अल्फ़ाबेटिकल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो, जैसे अब आ जाएगा कि REAF, फिर RECD, READ, REOF। अब इसमें दे देगा कि वर्णमाला के क्रम के अनुसार इसको अरेंज करिए, तो इसको भी आप मान के चलिए कि ये कोडिंग डिकोडिंग का ही है, क्योंकि आप कोडिंग डिकोडिंग से ही तो जानेंगे, अल्फ़ाबेटिकल से ही तो जानेंगे इसको। तो ऐसे जितने भी सवाल हैं जो A से लेकर Z तक, आपको 26 वर्ड में से जो भी आएंगे वो जान लीजिए कोडिंग डिकोडिंग से हैं। तो इस तरह के आपके लगभग 9 से 10 क्वेश्चन आते हैं। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है कोडिंग डिकोडिंग। आप अल्फ़ाबेटिकल जान गए, A से Z तक का पूरा जान गए कि क्या प्रक्रिया आती है, कैसे उल्टा होता है, कैसे सीधा होता है, कैसे तिर्यक किया जाता है, कैसे सीधा करता है, कैसे प्लस होता है, कैसे माइनस होता है। तो आप जान लीजिए इसमें 10 में से 10 क्वेश्चन पूरे सही करके आएंगे, मेरा दावा है आपसे। और यूपी पुलिस के एग्जाम तक आपकी रीजनिंग इतनी बार मैं पढ़ा दूंगा कि आपको दिक्कत होगी ही नहीं। रीजनिंग चैप्टर वाइज नहीं पढ़ाना है मेरे को, क्योंकि मुझे पता है चैप्टर वाइज पढ़ाने से लड़के कन्फ्यूज होते हैं। आपको केवल प्रैक्टिस सेट कराना है। चूँकि अभी एक नया टैबलेट मेरे द्वारा लिया गया है, लेकिन वो चलाने में मैं असमर्थ हूँ, तो अभी उसको सीख रहा हूँ। जब आ जाएगा तो उस पर आपको एकदम अच्छे से अच्छे आपको पढ़ाया जाएगा, और रीजनिंग इतनी अच्छी पढ़ा दी जाएगी कि 50 प्लस 100% करके आएंगे आप। ये मेरा दावा है, 50 प्लस करके आएंगे आप मेरे साथ बने रहिए, 50 प्लस एकदम होगा ही होगा। UPSI में मेरा 30 प्लस सही था, और इसमें 49 सही था मेरा, करेक्ट एकदम 49 क्वेश्चन सही था। अब बात करेंगे श्रृंखला एवं आगामी, इससे 4 क्वेश्चन लगभग बनते हैं। श्रृंखला एवं आगामी का मतलब जैसे लुप्त संख्या दे दिया कि 22, 36, 48, 52, फिर यहाँ कुछ पूछ लिया। तो इस तरह के क्वेश्चन श्रृंखला आगामी, या फिर बीच बीच में कहीं यहाँ भी मान लीजिए गैप दे देता है, पूछता है, यहाँ पूछता है। तो इस तरह के क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। अब बात करेंगे हम कि रक्त संबंध। तो रक्त संबंध से 2 क्वेश्चन बनते हैं। अब बहुत लोगों को लगता है रक्त संबंध तो बहुत ईजी है, मेरे मामा का, फूआ का, लड़का का, बेटा का, बेटी का, बहू, तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं तो बहुत आसान है। लेकिन दोस्तों अगर क्वेश्चन ऐसे आ गया कि A गुणे B बराबर BA का भाई, B प्लस C बराबर CB की माँ, C माइनस D बराबर CD का भाई, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो लगने को लग जाएंगे, लेकिन समय लगते हैं। तो इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, इस पर आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तभी आप सफल हो पाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब बस ये है कि आप कॉन्फिडेंस एकदम हटा दीजिए कि आपको आता है रीजनिंग, आप उसमें और अच्छे से सुधार करिए। जितना अच्छा सुधार करेंगे, रीजनिंग अकेले ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको यूपी पुलिस की वर्दी दिला देगा, 100% दिला देगा। क्योंकि अगर 50 प्लस सही होगा तो आपको फिर 40 से 45 क्वेश्चन नहीं करना होगा, मतलब 50 क्वेश्चन और करना होगा। तो 50 यहाँ से कर लेंगे, 30 क्वेश्चन आप कर लेंगे, हिंदी से 80 क्वेश्चन हो गए, तो क्या मैथ और GS मिला के 20 क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे? एकदम आराम से कर लेंगे दोस्तों। इसलिए बार बार जोर दिया जा रहा है कि आप रीजनिंग पे एकदम अच्छे पकड़ बनाइए। अच्छी पकड़ तभी होगी जब आप कॉन्फिडेंस एकदम हटा देंगे कि हमको तो कुछ नहीं आता है, हमको भी सीखना है। जब आप सीखने का प्रयास करेंगे तभी आपकी रीजनिंग अच्छी होगी। तो इसलिए बार बार जोर दिया जा रहा है कि आप रीजनिंग को सीखिए, जितना ज़्यादा सीखेंगे उतना ही ज़्यादा आप इसमें स्कोर करेंगे अच्छा। अब बात करें दिशा एवं दूरी। दिशा एवं दूरी से भी 2 क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि कोई क्वेश्चन आता है, जैसे राम अपने घर से निकला, 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में चला, पुनः 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चला, फिर 3 किलोमीटर दाएं मुड़ा, फिर 2 किलोमीटर बाएं मुड़ा, तो अंत में वो स्कूल पहुंचा। तो स्कूल से उसके घर तक की दूरी कितनी है? तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही ईजी होते हैं। लेकिन आप एक भी जरा सा कहीं मिस्टेक कर दिए, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर कर दिए, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और अमूमन आप देखेंगे तो आंसर आपका मिल जाएगा, ऑप्शन में मिल जाएगा,
आंसर, तो हो जाएगा आपका गलत। तो इसलिए इसको भी बहुत अच्छे से ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो रीजनिंग इसीलिए नहीं कहा जाता कि तार्किक, ये तार्किक होता है क्योंकि इसमें दिमाग लगाने वाली बात होती है। इसमें ये नहीं कि आपको जो पढ़ा है वही आएगा, दिमाग लगाने वाली बात होती है कि आप दिमाग लगा के भी इसका आंसर ला सकते हैं। अब बात करें सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट से भी 2 क्वेश्चन आते हैं। जैसे वृत्ताकार दे दिया कि वृत्ताकार मेज पे 4 दोस्त बैठे हैं, तो राम का मुँह दाहिने है, तो राम के दाहिने श्याम बैठा है, श्याम के बाएं ये बैठा है, वो बैठा है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी 4 होगा, कभी कभी 8 लोग भी हो जाएंगे, कभी कभी 6 लोग ही होंगे, कभी कभी वृत्ताकार होगा, कभी कभी आयताकार होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये भी बहुत दिमाग लगाने वाला तो है। कभी कभी तो आ जाएगा कि शतरंज खेल रहे हैं, तो शतरंज वाला जब आता है तो थोड़ा सा घुमावदार होता है क्योंकि 4 लोग बैठे रहते हैं, तो उसमें कन्फ्यूजन होता है, तो लेकिन बहुत ही ईजी होते हैं। अब प्रतिबिंब, प्रतिबिंब पता है आपको, जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब, ये बहुत ही आसान सी ट्रिक होती है। जैसे मान लीजिए कोई सवाल आ गया कि जैसे कोई सवाल है, अगर पूछ दिया जल प्रतिबिंब क्या करना है, तो यहाँ अगर फिगर बनाने लायक है, आपको ये पता है पेज मिलेगा, ऑफलाइन एग्जाम हो या फिर ऑनलाइन एग्जाम हो, किसी भी तरह का एग्जाम हो, पेज मिलता है। पेज मिलेगा तो यहाँ कोने में फिगर बनाइए। अगर फिगर बना लिया ठीक है, उसके बाद यहाँ से फाड़िए, फाड़ेंगे। अगर दर्पण प्रतिबिंब पूछा तो सीधे ऐसे पलट देंगे, दर्पण प्रतिबिंब ऐसे डायरेक्ट ऐसे कर देंगे। लेकिन अगर जल प्रतिबिंब पूछेगा तो क्या करेंगे, ऐसे फाड़ेंगे, फिर यहाँ से ऐसे उलट देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, दर्पण प्रतिबिंब है तो ऐसे का ऐसे हाथ है मेरा, ऐसे पलट देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए इस तरह हम फिगर बनाएं और जल प्रतिबिंब पूछा तो ये इस तरह से पलट देंगे। तो ये होता है ट्रिक, आपका कभी भी गलत नहीं होगा, 100% कभी गलत नहीं होगा। जल प्रतिबिंब दर्पण प्रतिबिंब में आप फाड़ के उसको करिए, एकदम हो जाएगा। और जब सोचने लगेंगे तो क्वेश्चन गलत होने का चांस रहता है। आप कुछ मत करिए, कोने में बनाइए, दर्पण प्रतिबिंब सीधे उलट दीजिए इस तरह से, जल प्रतिबिंब सीधे पलट दीजिए, ठीक है। इससे 2 क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको ध्यान देने वाली बात होती है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे पासा। आपको पता है पासा नहीं आता है, ठीक है, लेकिन पासा से क्वेश्चन किस तरह से आते हैं बता दे रहे हैं। जैसे यहाँ हो गया, फिर यहाँ हो गया, ठीक, फिर यहाँ कोई फिगर बन गया, तो इस तरह से रिलेट करने के लिए पूछता है कि निम्न में से कौन सा पासा इसका सही रूप होगा। तो आप इसको जब लगाएंगे, मान लीजिए इसका उल्टा ये हो गया, इसका उल्टा ये हो गया, इसका उल्टा ये हो गया, फिगर थोड़ा सा उल्टा है दोस्तों। तो इस तरह से जब क्वेश्चन आते हैं तो उसको भी पासा में ही गिना जाता है। आपको लगता है पासा नहीं आते हैं, लेकिन पासा से क्वेश्चन आते हैं। आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो 1 से 2 क्वेश्चन पासा से आए हैं, तो इसलिए कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। पासा से क्वेश्चन आते हैं, पासा पढ़ने में मैक्सिमम 1 से 2 दिन का टाइम लगेगा बस। पासा में कुछ है नहीं, साधारण पासा होता है, मानव पासा होता है, बहुत ही आसान होता है। तो पासा से भी क्वेश्चन आते हैं 2 क्वेश्चन, आप उसको देखो। सादृश्यता, सादृश्यता से 3 से 4 क्वेश्चन आता है। सादृश्यता मतलब क्या होता है, जैसे दे दिया कि उत्तर प्रदेश संबंधे लखनऊ, फिर दे देगा भारत संबंधे क्या, इंट्रोगेटिव मार्क। तो इस तरह से क्वेश्चन, चाहे किसी राज्य की राजधानी, किसी देश की मुद्रा, किसी देश की राजधानी, तो इस तरह के क्वेश्चन इसी में आते हैं। और जो भी अध्ययन होते हैं, एंटोनॉमी होता है, आर्कोलॉजी होता है, ऑन्कोलॉजी होता है, तो इस तरह के क्वेश्चन सदृश्यता में ही पूछे जाते हैं। संबंध दे के पूछ देगा कि इसका संबंध इससे, तो इसका संबंध क्या, मतलब ये संबंध भी तो फिर सी संबंध क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन सदृश्यता में आते हैं। तो 3 क्वेश्चन, कम से कम 3 क्वेश्चन तो आते ही हैं। फिर कथन निष्कर्ष, कथन निष्कर्ष से 2 क्वेश्चन, पूर्व धारणा, न्याय निगमन 1 क्वेश्चन। तो कथन निष्कर्ष से 2 क्वेश्चन आते हैं। कथन निष्कर्ष, कथन पूर्व धारणा, न्याय निगमन। कथन निष्कर्ष तो आप लगा लेंगे, लेकिन कथन पूर्व धारणा और न्याय निगमन ये ऐसे होते हैं, इसमें आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। जो क्वेश्चन में दिया है उसी को आपको फॉलो करना है। ये नहीं कि अब इसमें दे दिया कि पकौड़ी खाने से पेट में जलन होती है, तो आप दिमाग लगाएंगे यार हम तो मीठे चटनी के साथ पकौड़ी खाएंगे तो जलन नहीं होगा। तो इसमें ऐसा नहीं है। जो भी कथन एवं पूर्व धारणा में और न्याय निगमन में जो दिया रहेगा उसी को ही आपको प्रस्तुत करना है, अपनी तरफ से कुछ दिमाग नहीं लगाना होता है। और एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं, मेरे जो रीजनिंग के टीचर थे, इस समय वो जूनियर असिस्टेंट हैं, वो खुद बताते थे यार कथन एवं पूर्व धारणा और न्याय निगमन ये किसी का भी सही नहीं हो सकता है और सबका सही हो सकता है, क्योंकि एग्जामिनर के ऊपर होता है। एग्जामिनर क्या सोचता है, आप क्या सोचते हैं, इसमें बहुत डिफरेंस होता है। एग्जामिनर कुछ और सोच के क्वेश्चन दिया है, आप कुछ और सोच के इसका तर्क लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा जोर देने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। तो ये मान के चलिए कि ये तुक्का ही मारना है,
अगर नहीं समझ में आएगा तुक्का ही बना। लेकिन विशेष ध्यान किस पे देना है? विशेष ध्यान आपको देना है कोडिंग, डिकोडिंग, वे नारे, श्रृंखला, रक्त संबंध, दिशा, दूरी, बैठक व्यवस्था, प्रतिबिंब, पासा, सादृश्यता, कथन, निष्कर्ष। इतने ऐसे टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन हमेशा आते हैं और हमेशा आएंगे ही, और इसको आप पढ़ेंगे। SSC GD पेट का एग्जाम हुआ, कोई भी एग्जाम हुआ, उसमें क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कैलेंडर और घड़ी, कि क्या कैलेंडर और घड़ी आता है। तो दोस्तों कैलेंडर और घड़ी यूपी के सिलेबस में नहीं है, मतलब कांस्टेबल का जो सिलेबस है उसमें कैलेंडर और घड़ी से सवाल नहीं आए हैं। तो आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको SSC GD का एग्जाम देना है, UPSI का भी एग्जाम देना है, और भी एग्जाम जैसे RPF का वैकेंसी आने वाला है, तो RPF का अगर देना है एग्जाम, कैलेंडर घड़ी पढ़ लीजिए। घड़ी बहुत ही ईजी होता है, आप 2 से 3 घंटे केवल घड़ी का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। कैलेंडर आप 1 दिन में इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। तो छोड़ने से अच्छा है इसको पढ़ लिया जाए, क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल ही तो नहीं बनना है। एग्जाम इतने सारे आ रहे हैं, तो आप किसी भी एग्जाम में बैठिए, जिस एग्जाम में बैठिए उसमें क्वालिफाई करके आइए। आप क्वालिफाई करेंगे, 2-3 ज्वाइन लेटर आएगा, तो आपके पास जब ऑप्शन रहेगा ना, तो आपको परिवार वाले भी बहुत खुश होंगे कि हाँ मेरा लड़का किसी अच्छे लाइन पे जा रहा है। जब आप किसी को बताएंगे भैया हम RPF ज्वाइन करें, या फिर यूपी पुलिस ज्वाइन करें, या फिर रेलवे का ग्रुप D ज्वाइन करें, या फिर SSC GD ज्वाइन करें, तो जब आपके पास ऑप्शन ज़्यादा रहेंगे ना, तो लोग भी आश्चर्य पड़ेंगे, यार कैसा लड़का है बताओ, वो तो 3-3 साल से तैयारी कर रहा है, उसका एक भी ज्वाइनिंग लेटर नहीं है, इसका तो अभी 1 ही साल भी तैयारी नहीं हुआ, 3-3 ज्वाइनिंग लेटर लेके बैठा है। तो आपको भी मोटिवेशन मिलेगा, आगे तैयारी करने के लिए आप भी मोटिवेट होंगे। तो जैसे मैं पहले कभी नहीं सोचा था कि SI का एग्जाम दूंगा या फिर और कोई एग्जाम दूंगा, लेकिन यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम निकलने के बाद, SSC GD का ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद मोटिवेशन एक मिला कि हाँ लग रहा है कि कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो पहले शुरू में अच्छा पढ़ाई नहीं था, शुरू में एकदम अच्छा पढ़ा नहीं, तो मैं टॉप 50 में अगर आ जाता था कोचिंग में तो लगता था बहुत अच्छा है। लेकिन उसी कोचिंग को मैंने टॉप किया, 2-2 बार टॉप किया, तो अब लगता है कि हाँ कुछ अलग कर सकते हैं। तो दोस्तों यही रही बातें, रीजनिंग को हल्के में नहीं लेना है, रीजनिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। आप रीजनिंग पर डे 2 घंटे कम से कम प्रैक्टिस करिए। रीजनिंग अकेला ऐसा है जो आपको वर्दी दिला सकता है, तो वर्दी से लापरवाही क्यों लापरवाही कर रहे हैं आप? एक बार नौकरी पा जाइए, उसको जितना मन करे लापरवाही करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मन करेगा पढ़िएगा, मन करेगा नहीं पढ़िएगा, लेकिन कम से कम बैकअप तो रहेगा आपके पास, एक आय का स्रोत तो हो जाएगा। लेकिन आप लोग लापरवाही करने लगते हैं। वैकेंसी इतनी ज़्यादा आने वाली है, आप इंतजार कर रहे हैं फार्म का क्यों इंतजार करना है? आप अभी सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, आपसे विनम्र निवेदन है, आप सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद आप 2-3 दिन रेस्ट मार लीजिए, मूवी देख लीजिए, घूम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आप 2-3 दिन रेस्ट कर लीजिए, क्योंकि दिवाली भी आने वाला है, त्यौहार भी है इस समय में। अगर इस समय लापरवाही कर देंगे आप, तो जान लीजिए अगला जो लड़का है जो बिस्तर पे पढ़ रहा है वो आपको पीछे छोड़ देगा। 1 ही 2 नंबर से आप लटक जाएंगे तो बहुत पछतावा होगा। 1-1 नंबर आप जोड़िए, रीजनिंग में 1-1 नंबर आप बढ़ाएंगे तो जान लीजिए एग्जाम तक अगर 50+ हो गए ना, तो कोई माई का लाल आपका सिलेक्शन रोक नहीं पाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, रीजनिंग को हल्के में मत लीजिए, रीजनिंग को अच्छे से एकदम तैयार करिए जिससे 50+ आपके हो जाएं। तो दोस्तों उम्मीद है रीजनिंग के बारे में जो भी बताया गया होगा आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में।